वीडियो में हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को देखेंगे, उसके कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस को देखेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन देखें तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की? जो फेलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला होता है, थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है और सबसे ज्यादा डाइलेटेड पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब जैसा कि यहाँ मेल और फीमेल दोनों गैमेट की पिक्चर बनी है, तो सब फीमेल गैमेट जो होता है सबसे बाहर जो उसकी लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद जो लेयर आती है वो होती है जोना पेलुसिडा। फिर जोना पेलुसिडा के बाद जो स्पेस आता है उसे कहते हैं प्री वेटलाइन स्पेस, और इसी प्री वेटलाइन स्पेस में हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी पाई जाती है। फिर आती है वेटलाइन मेम्ब्रेन। वेटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte पाया जाता है। फिर जो हमारा मेल गैमेट स्पर्म है उसमें एक हेड पाया जाता है, नेक पाया जाता है, मिडल पीस और टेल। तो हेड में उसके एक एक्रोसोम पाया जाता है और नेक के अंदर दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऊपर की तरफ और डिस्टल सेंट्रियोल नीचे की तरफ। मिडल पीस में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को जब ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रेवल करता है। ये सारी चीजें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी फेलोपियन ट्यूब के सबसे वाइडर पार्ट एम्प्यूला तक पहुंचते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो मेल होता है वो फीमेल की वजाइना में इजैकुलेट करता है सीमेन को। उस सीमेन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं जो कि वजाइना के अंदर इजैकुलेट होते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये वजाइना वाला हिस्सा है और इस वजाइना के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं। फिर जो स्पर्म होते हैं वो सर्विक्स से लेकर के फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, और जाते किस तरह हैं? जो यूट्राइन मसल होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक हार्मोन की वजह से जो कि सीमेन में पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यूट्राइन मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और स्पर्म के अंदर प्रेजेंट प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से, और जो स्पर्म हमारा होता है उसमें फ्लैजिलेटेड टेल पाई जाती है, इसकी वजह से ये जो हमारे स्पर्म होते हैं ये वजाइना से सर्विक्स में जाते हैं, सर्विक्स से यूट्रस में, फिर यूट्रस से और ऊपर बढ़ के फेलोपियन ट्यूब में, सबसे पहले इस्थमस में पहुंचते हैं जो कि सबसे नैरो पार्ट होता है, फिर पहुंचते हैं सबसे डाइलेटेड पार्ट एम्प्यूला पर जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फिर इसी तरह से ओव्यूलेशन जब होता है तो oocyte जो है वो एम्प्यूलरी रीजन में आ जाता है। तो oocyte जो एम्प्यूलरी रीजन में आता है सिलिएटेड मूवमेंट की वजह से आता है। कि हमारा जो oocyte है फीमेल गैमीट है उसमें कोई टेल नहीं पाई जाती है, तो इस ट्रैक्ट में सिलिया लगे होते हैं। तो वही सिलिया की वजह से ये फिम्ब्रिया से होकर के इनफंडिबुलम से होकर के एम्प्यूला में पहुंच जाता है हमारा oocyte। और जो स्मूथ मसल होती है फेलोपियन ट्यूब की ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, उसकी वजह से भी ये oocyte जो है एम्प्यूला पे पहुंचता है। तो अब हमारा जो स्पर्म और oocyte दोनों है ये पहुंच जाते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो स्पर्म जो होता है उसके पास कुछ एबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो oocyte जो हमारी होती है ये उसके बहुत सारे बैरियर होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होती हैं जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा। तो उन बैरियर्स को डिसइंटीग्रेट करने के लिए स्पर्म के पास कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए, तभी वो oocyte के अंदर एंटर कर पाएगा। सबसे पहला बैरियर जो होता है वो बनाता है कोरोना रेडिएटा। दूसरा बैरियर जो बनाता है वो जोना पेलुसिडा होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन ZP1, ZP2 और ZP3 से मिलकर बना होता है। तीसरा बैरियर जो होता है वो विटलाइन मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर oocyte पाया जाता है, यानी oocyte की ही वो मेम्ब्रेन होती है। तो स्पर्म के पास जो दो एबिलिटीज होनी चाहिए, सबसे पहली एबिलिटी है कैपेसिटेशन, दूसरा है एक्रोसोम रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेशन क्या होता है। कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म की कंडीशनिंग होती है।
तो जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस है ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में। 7 घंटे का टाइम लगता है स्पर्म के कैपेसिटेशन होने में। कैपेसिटेशन में क्या होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट होता है और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन की कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म के ऊपर। तो जो एक्रोसोमल रीजन होता है, स्पर्म का जो हेड होता है, हेड के ऊपर एक एक्रोसोमल कैप होता है, उस कैप के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोट और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन की कवरिंग होती है उसका रिमूवल हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहते हैं। दूसरा रिएक्शन होता है वो होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो जब कैपेसिटेटेड स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, यानी कोरोना रेडिएटा को पार करके वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, तब वहां पर एक्रोसोमल रिएक्शन होती है जिसे जोना प्रोटीन ZP3 इंड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम का रिलीज होता है एक्रोसोमल कैप से, यानी स्पर्म के जो एक्रोसोमल कैप होता है उससे कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसा कि हाइल्यूरोनिडेज, एक्रोसिन, कुछ प्रोटीएसेस जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं, हाइल्यूरोनिडेज जो कि हाइल्यूरोनिक एसिड को तोड़ता है, जो कि स्पर्म को जोना पेलुसिडा के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन में कितने फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट किया जाता है। दूसरा जो इसका फेज होता है उसमें जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है स्पर्म। फिर जो स्पर्म और oocyte होते हैं उन दोनों की सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती है। तो जब स्पर्म और oocyte की सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती है तब oocyte अपनी सेकेंडरी oocyte जो होता है वो अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन को पूरा करता है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद मेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और फिर जाइगोट बन जाता है। तो अल्टीमेटली हमें जाइगोट बनाना है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये होता है जाइगोट बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करना है। तो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के लिए हमें कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लेयर जो होती है हार्ड नहीं होती। इसमें स्पर्म जो होता है अपनी टेल की मूवमेंट से ही फ्रीली पास कर जाता है। उसके बाद जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करना होता है। तो जो एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि एक्रोसोमल कैप में पाए जाते हैं स्पर्म के हेड में जो प्रेजेंट होता है, उसमें एक्रोसिन, कुछ प्रोटीएजेस जो कि स्पर्म को जोना पेलुसिडा से पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ करते हैं और वो प्री वेटलाइन स्पेस में पहुंचता है। तो अगर एक बार स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट कर गया तो वहां पर कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं। तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उसमें से कुछ लाइजोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि जोना पेलुसिडा की प्रॉपर्टी को अल्टर कर देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जोना रिएक्शन। यानी जैसा ही एक स्पर्म जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है, इसके अंदर घुसता है पेरीवेटलाइन स्पेस में, वैसे ही वहां पर लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होते हैं और इस जोना पेलुसिडा को एकदम हार्ड बना देते हैं ताकि कोई दूसरा स्पर्म इसके अंदर एंटर ना करे और पॉलीस्पर्मी ना होने पाए। फिर होता है स्पर्म और oocyte की सेल मेम्ब्रेन का फ्यूजन। तो जब स्पर्म और oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, फिर स्पर्म का हेड और टेल जो होता है oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है। तो जैसा ही स्पर्म oocyte के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तो वो एक कैल्शियम वेव बना देता है, जिससे जो oocyte की मेम्ब्रेन होती है वो अदर स्पर्म के एंट्री के लिए इम्परमिएबल हो जाती है, दूसरे स्पर्म को अंदर नहीं घुसने देती है, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी यानी एक से ज्यादा स्पर्म अंदर नहीं जा पाते हैं। तो पॉलीस्पर्मी को बचाती है ये रिएक्शन। फिर फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। तो जैसा ही स्पर्म जो होता है oocyte के अंदर एंटर करता है, वैसे ही oocyte अपनी सेकंड मियोटिक डिवीजन को पूरी कर लेता है और 2 सेल बना देता है, एक मैच्योर oocyte और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी। यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये प्री वेटलाइन स्पेस है और इसके अंदर ये फर्स्ट पोलर बॉडी है और सेकंड पोलर बॉडी भी यहाँ पर आ जाती है और एक मैच्योर oocyte बन जाता है। तो जो मैच्योर oocyte है ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस में डेवलप हो जाता है। तो इस वक्त क्या होता है कि जो oocyte होता है उसमें 2 हैप्लाइड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जिसे हम लोग ootyl कहते हैं। फिर मेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। तो जो स्पर्म होता है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के क्लोज कांटेक्ट में आता है और उसका इस जो न्यूक्लियस होता है
वो स्वोलन होकर के मेल प्रोन्यूक्लियस बना लेता है। फिर जो दोनों प्रोन्यूक्लियाई होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। तो इस वक्त क्या होता है, इस टाइम पर दोनों के क्रोमोसोम जो है उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। फिर जो सबसे लास्ट स्टेप है जो हमें बनाना है, हमें बनाना है जाइगोट। तो सबसे लास्ट स्टेप है जाइगोट का फॉर्मेशन होना। तो जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं, और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम है वो क्लीवेज स्पेंडल पर अरेंज किए जाते हैं। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो हमारे प्रोन्यूक्लियस थे मेल और फीमेल, ये इनके अंदर क्रोमोसोम है और यहाँ पर इनकी मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो रहा है और ये ब्रेकडाउन हो करके जाइगोट बना ले रहे हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। फिर ये जो क्रोमोसोम है इसको क्लीवेज स्पेंडल पर अरेंज कर दिया जाता है और एक प्लेट बन जाती है, उसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। फिर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। बेबी का जो एम्ब्रियो का जो सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, यानी अगर स्पर्म 22+X वाला गया तो वो फीमेल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अगर स्पर्म Y वाला गया 22+Y वाला तो वो मेल एम्ब्रियो बनाता। तो अगर जो एम्ब्रियो का सेक्स होता है या जेंडर होता है वो मेनली स्पर्म पे डिपेंड करता है कि उसे स्पर्म कौन सा दिया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि बच्चे के जेंडर का अगर रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रिस्पॉन्सिबल हमेशा मेल होता है, यानी फादर होता है। जबकि फादर भी साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो फादर भी ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो कौन सा स्पर्म दे रहा है। मगर अगर वुमेन पर ब्लेम लगाया जाता है तो वो लोग जान लें कि वुमेन के जो ओवम होता है उसमें तो सिर्फ 22+XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मगर स्पर्म 2 तरह के पाए जाते हैं। स्पर्म में X या Y ही डिटरमाइन करता है कि एम्ब्रियो का जेंडर क्या होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्लीवेज की इनिशिएशन हो जाती है। फिर चौथा क्या है जो रिजल्ट आता है फर्टिलाइजेशन का, वेरिएशन इन ह्यूमन बीइंग। वेरिएशन इसलिए होती है क्योंकि मैटरनल और पैटर्नल यानी मम्मी और पापा दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं, उसकी मिक्सिंग होती है। तो इसी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में वेरिएशन देखने को मिलती है। कोई अपने पेरेंट्स के एकदम क्लोन नहीं होता है, और अगर क्लोन होता तो पहचानना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि हम लोग अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं मगर एकदम क्लोन नहीं होते हैं उनके। फिर इसके कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन है। तो क्लिनिकल कोरिलेशन में आता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसमें जो इनफर्टाइल कपल होते हैं जो कि नेचुरल मेथड से सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको बेबी कंसीव कराने के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ओवरी को हार्मोनल स्टिमुलेशन देते हैं जिससे वो मैच्योर फॉलिकल प्रोड्यूस करता है। फिर उस फॉलिकल को, उस oocyte को जो होता है ओवेरियन फॉलिकल से oocyte को कलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मेल पार्टनर से स्पर्म का कलेक्शन किया जाता है और उसकी कैपेसिटेशन करवाई जाती है। फिर जो oocyte होता है हमारा, उसे कैपेसिटेटेड स्पर्म के साथ में कल्चर मीडिया में रखा जाता है। फिर उस कल्चर मीडिया में जो है क्लीवेज होता है, यानी जाइगोट बनता है स्पर्म और ओवा से, और फिर उसमें क्लीवेज होता है 8 सेल स्टेज तक के। फिर 8 से 16 सेल स्टेज तक के उस एम्ब्रियो को जो है यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर वो यूट्राइन कैविटी में एम्ब्रियो बढ़ता है और नेचुरल तरह से उसकी डिलीवरी होती है। अभी तक के एम्ब्रियो तक के आउटसाइड द बॉडी बनाया गया, मगर अभी तक के कोई ऐसी टेक्निक नहीं आई है कि आउटसाइड द बॉडी वो बेबी को नॉरिश करके और उसकी डिलीवरी करवा सके। डिलीवरी के लिए उसे मदर का वूम्ब ही चाहिए होता है। दूसरा आता है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर का क्या मतलब है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, यूट्रस के एंजेनेसिस या हिस्टेरेक्टमी की वजह से या रिमूवल ऑफ यूट्रस की वजह से या कुछ ऐसे केस में कि वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है
कि जो आईवीएफ वाला एम्ब्रियो होता है उसे किसी और औरत के यूट्रस में डाल दिया जाता है और फिर उसी के यूट्रस में उसकी डेवलपमेंट होता है और डिलीवरी होती है। तो अगर वो मदर देखा जाए तो वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं मानी जाएगी। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे उसके, जिनका गैमीट होगा वही उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे। वो सिर्फ वूम्ब को यूज किया जाता है बेबी के डेवलपमेंट और डिलीवरी के लिए। तो ये था फर्टिलाइजेशन और उसके कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस। थैंक यू।